नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं आतंकवादी। जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया विमान उड़ा दिया, 329 लोग उस समय विमान में सवार थे और कोई नहीं बचा। अब आतंकी पन्नू ने फिर विस्फोट की धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया प्लेन में बम विस्फोट की धमकी दी है। पन्नू ने कहा, नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगे की 40वीं बरसी है। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया से यात्रा ना करें। पन्नू की धमकी ने 1985 के कनिष्क विमान हादसे की याद ताजा कर दी, जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया पर विमान हवा में उड़ा दिया, जिसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। आज हम 40 साल पहले कैसे ये साजिश रची गई थी, इन धमाकों की साजिश के बारे में हम आपको बताते हैं। और कनाडा पुलिस पर आज भी सवाल उठ रहे हैं उस विमान हादसे के बारे में। साल था 1985 और तारीख थी 23 जून। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर सवार थे। यह बोइंग 747 विमान था, जिसे एयर इंडिया ने कनिष्क नाम दिया था। करीब 7 बजे कनिष्क विमान के पायलट कैप्टन नरेंद्र सिंह हंस ने आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत मांगी। उस वक्त कॉकपिट में मौजूद को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी पायलट बन जाऊंगा। 7:08 पर आयरिस एटीसी ने कहा कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से 45 मिनट की दूरी पर था। विमान जो है जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कनिष्क विमान के कार्गो होल्ड में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गईं और विमान के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। चंद सेकंड में उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग बाहर की ओर नीचे गिरने लगे। कुछ पलों में विमान भी समुद्र में जा गिरा। जब आयरलैंड का बचाव दल मौके पर पहुंचा तो समुद्र में चारों तरफ तेल बिखरे हुए सब और सामान तैर रहे थे। विमान में 329 लोग सवार थे, लेकिन 141 सब ही मिल सके। इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी थे। हादसे के बाद कनिष्क विमान का मलबा इकट्ठा करते आयरिश नेवल अथॉरिटी के जवान उन्होंने कहा था, वेटिंग टिकट की मदद से बम वाला सूटकेस फ्लाइट में पहुंचाया गया था। धमाके से एक दिन पहले यानी 22 जून 1985 को दोपहर 1:30 बजे खुद को मनजीत सिंह कहने वाले एक शख्स ने एम सिंह नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181/182 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फोन किया। उसे बताया गया कि टिकट वेटिंग है। मनजीत को पहले कनाडा के वैंकूवर से टोरंटो जाना था और उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर भारत आना था। मंजीत चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेक में न उलझना पड़े। एम सिंह टोरंटो जाने वाली कनाडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद जांच एजेंट जेनी एडम से बात की और अपना बैग एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखवाने के लिए कहा। दरअसल यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद 182 से 182 हो गई थी, क्योंकि यहां से उसे मुंबई जाना था। एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है। ऐसे में आपका लॉगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता। उस दौर में एयरपोर्ट पर जांच के लिए आज की तरह हाईटेक उपकरण नहीं थे। एम सिंह ने रौबदार आवाज में जेनी से कहा, रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए अपने भाई को बुलाता हूँ। जैसे ही हुआ जाने लगा, एजेंट ने नरमी दिखाई और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो ये सूटकेस टोरंटो में रखवा देगा, लेकिन उसे टोरंटो में एयर इंडिया के फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा, तभी ये सूटकेस उसे मिल पाएगा। शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो के लिए रवाना होते हैं। इन सभी को टोरंटो से फ्लाइट 182 में सवार होना था। रात 8 बजे कनाडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से टोरंटो पहुंची। यहां से कुछ सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया।
इसमें एम सिंह का वो सूटकेस भी था जिसमें टाइम बम रखा था। धमाके से करीब 2 हफ्ते पहले एयर इंडिया के कनिष्क विमान की एक तस्वीर ये कहानी हम आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये यादें जो है फिर से ताजा करती हैं आतंकवादी पन्नू ने। एयर इंडिया ने आतंकी धमकियों के चलते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का अनुरोध किया था। कनाडा सरकार ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनलों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई थी। यहाँ सारे सामान की जांच एक्सरे या हाथ से की जानी थी। उस दिन टोरंटो एक्सपोर्ट पर एक्सरे मशीन के खराब हो जाने के कारण जांचकर्ताओं ने एक पोर्टेबल PDT-4 नामक विस्फोटक सूंघने वाली मशीन से जांच की। ये मशीन विस्फोटक को तब पकड़ सकती थी जब विस्फोटक पदार्थ केवल उससे 1 इंच दूर हो। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आई, लेकिन कर्मचारियों ने इसे इग्नोर कर दिया और इस तरह से टाइम बम से लैस वो सूटकेस एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंच गया। हालांकि हादसे के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में कोई एम सिंह सवार ही नहीं हुआ। उस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई कि वो कौन था आखिर। कनिष्क विमान हादसे में कब क्या हुआ इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन रात 12 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क टोरंटो से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रात 1 बजे फ्लाइट 181 मॉन्ट्रियल पहुंची या फ्लाइट बदलकर 182 हो गई, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर मुंबई जानी थी। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें 268 कनाडा के नागरिक थे और इनमें लगभग 84 बच्चे थे। सभी क्रू मेंबर भारत के थे, जबकि यात्रियों में ज्यादातर भारत के मूल निवासी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत जा रहे थे। आयरिश एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद वहां के ट्रैफिक कंट्रोल ने पाया कि विमान रडार से गायब हो गया है। इसके बाद बचाव दल ने अभियान शुरू किया तो पता चला सुबह 7:14 पर सूटकेस वाला टाइम बम फट गया था। विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। बचाव दल को सिर्फ 141 लाशें मिली, इनमें नवजात बच्चे भी थे। कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी, कुछ लोगों की पानी में डूबने से हुई। 197 सब समुद्र में खो गए। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27, भारत के 22 क्रू मेंबर और 12 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 329 यात्रियों की मौत हुई थी। टोक्यो एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट निशाने पर थी। वैंकूवर में ठीक इसी तरह एक और साजिश हुई थी। 22 जून की दोपहर एल सिंह नामक एक आदमी एयरपोर्ट आया और उसने कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में दूसरा सूटकेस चेक इन कराया। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, जहां से एल सिंह ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 का एक कनेक्टिंग टिकट बुक कराया था। एक बार फिर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट में रखा एक सूटकेस टोक्यो पहुंच गया, लेकिन एल सिंह नहीं पहुंचा। ये सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ जाता, लेकिन यहाँ एल सिंह ने गलती हो गई। कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग चलती है, मतलब गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और जो ठंडियां होती हैं 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। क्योंकि टोक्यो में डे लाइट सेविंग का नियम नहीं है, इसलिए टाइम बम में टाइमर लगाते समय 1 घंटे के फर्क का ध्यान नहीं रखा गया और बम में फीड किए गए समय के मुताबिक फ्लाइट से 1 घंटा पहले ही जब सूटकेस टोक्यो में बैगेज एरिया में था तभी उसमें विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्री बच गए। साजिश में शामिल बब्बर खालसा और उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए ये सब किया था। 1985 जून के शुरुआती हफ्ते में राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी आने को थी, इस लिहाज से अमेरिका और कनाडा में राजीव की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के सिख चरमपंथी संगठन पर खास नजर थी। इसका मुखिया तलविंदर सिंह परमार था। साल 1970 में तलविंदर ने कनाडा की स्थायी नागरिकता ले ली और 1978 में उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत की, जिसकी मांग सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की। 1983 में तलविंदर कुछ दिन जर्मनी की जेल में रहा। 1984 में रिहा होकर वापस कनाडा आ गया। भारत में उसने पंजाब पुलिस के 2 ऑफिसर्स की हत्या की थी, इसलिए भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी की, लेकिन कनाडा सरकार राजी नहीं हुई।
ये कहानी आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर साल जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है खालिस्तान आतंकवाद, और इसको रोक लगाने के लिए कोई भी नहीं। जो बब्बर खालसा है, इसका मुखिया तलविंदर सिंह परमार है। राजीव गांधी के दौरे के मद्देनजर कनाडा सीक्रेट पुलिस तलविंदर पर नजर रख रही थी। पता चला कि तलविंदर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा है। इनमें से एक शख्स था इंदरजीत सिंह रेया, ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला मिल मजदूर। इंदरजीत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कहा जाता है कि भारत से बदला लेना। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला मजदूर इंदरजीत सिंह ऑपरेशन जो ब्लू स्टार इसने जो है भारत से बदला लेने के लिए ये सारी चालें जो है चली। तलविंदर के स्कूल में काम करने वाले हरदीप सिंह जोहल और रिपुदमन सिंह मलिक से भी मिलता था। इसके अलावा एक और शख्स था अजायब सिंह बागड़ी। 1984 के सिख दंगों के बाद बागड़ी ने एक भाषण में कहा कि वो 50,000 हिंदुओं की हत्या कर बदला लेगा। रिपुदमन सिंह मलिक आतंकवादी पन्नू की अगर बात करें तो आतंकवादी पन्नू कहीं से भी सिख आपको नहीं लगेगा। ये कहीं से सिख है, ये उन चीजों को भी धारण नहीं करता जो नानक देव बता गए। रिपुदमन सिंह जो कनाडा की सिख कम्युनिटी में काफी रसूख रखता था और खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा था, ये सभी कनाडाई पुलिस के रडार पर थे। लेकिन राजीव गांधी का दौरा हो जाने के बाद पुलिस ने इन पर नजर रखनी जो है बंद कर दी। यही कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से भारी चूक हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में सिख नरसंहार के बाद कनाडा के सिख समुदाय में भारी गुस्सा था। उस साल हिंदू कनाडियन नागरिकों पर हमले की कुछ वारदातें हुई। कनाडा के गुरुद्वारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पन्नू की तरह बब्बर खालसा ने भी एयर इंडिया से यात्रा न करने की चेतावनी दी। बब्बर खालसा एयर इंडिया में यात्रा न करने की चेतावनी जारी करने लगा। कहा जा रहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे, लेकिन कनाडा की अथॉरिटी इससे बेपरवाह। कनाडा के लोगों को खालिस्तान, हिंदू और सिख जैसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं था और न ही इसमें उनका कोई नुकसान था। कनाडा हमेशा से आतंकियों को पालता आया। 23 जून के बम हमले में 2 हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था। ये भी बताया था कि किसी प्लेन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले में चूक की तो सवाल तो उठेगा ही कनाडा की पूरी सरकार पर भी और कनाडा की एजेंसियों पर भी। 23 जून के कुछ दिन पहले तक कनाडा की पुलिस ने तलविंदर का फोन टेप किया हुआ था। हमले के 4 दिन पहले तलविंदर ने फोन पर हरदीप सिंह जोहल से पूछा, कहानी लिखती है? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं। इस पर तलविंदर ने जवाब दिया, लिख दो। 22 जून को तलविंदर के पास एक और कॉल आई। दूसरी तरफ से ये कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। कोडवर्ड में बातचीत हो रही थी और फोन टैपिंग पर था। कहानी लिख देने से यहां मतलब फ्लाइट में टिकट बुक कराने से था। बम तैयार करने की जिम्मेदारी इंदरजीत सिंह रियात की थी। इसने लोकल स्टोर से बम बनाने का सामान भी खरीदा, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वजह वही, भूरे लड़ मर रहे थे और गोरों को इससे कोई समस्या कहीं नहीं थी। इस प्लेन हादसे में भारतीय एक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित चल बसे थे। ये वही इंदर ठाकुर हैं जो फिल्म नदिया के पार में सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई बने थे। भारतीय अभिनेता इंदर ठाकुर नदिया के पार फिल्म में इंदर ने चंदन के बड़े भाई का किरदार निभाया था। भारतीय अभिनेता इंदर ठाकुर नदिया के पार फिल्म में इंदर ने जो है चंदन के बड़े भाई का किरदार निभाया था। ये वही एक्टर थे जिनकी सुध उसके बाद में नहीं ली गई। कनाडा पुलिस की लापरवाही, 6 महीने से ब्लास्ट की प्लानिंग का पता चला था, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। फिर वही कि गोरों को कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी। दिसंबर 1984 में पुलिस के 2 मुखबिरों ने उसे एयर इंडिया प्लेन में इस ब्लास्ट की साजिश की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से लिया ही नहीं। कनाडा के कुख्यात अपराधी गैरी बोडराल्ट ने यह खुलासा किया था कि उसे तलविंदर परमार ने एक सूटकेस दिखाया। ये वही सूटकेस था जिसमें बम था। परमार ने उसे ऑफर दिया
था कि अगर तुम विमान में बम लगा दो तो तुम्हें $2 लाख दिए जाएंगे। शुरुआत में गेरी को ये आइडिया अच्छा लगा, बाद में उसे लगा कि एक साथ इतने लोगों को मारने का पाप करना ठीक नहीं। उसने तलविंदर परमार से कहा कि ये काम मैं नहीं करूंगा। वो कुछ दिन बाद सीधा पुलिस के पास गया। उसने एयर इंडिया बम ब्लास्ट की साजिश के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर समय रहते कनेडियन पुलिस गंभीरता से ले लेती और इंद्रजीत को अगर गिरफ्तार कर लेती तो इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता। कनाडा की वरिष्ठ पत्रकार और इस हादसे पर लॉस ऑफ फेथ, हाउ द एयर इंडिया बम्बर्स गॉट अवे विद मर्डर किताब लिखने वाली किम बोलने ने एक शख्स प्रकाश बेदी के हवाले से लिखा कि प्रकाश की पत्नी और बच्चे पहली बार अकेले सफर कर रहे थे। प्रकाश ने देखा कि एयर इंडिया की लाइन में सिख नहीं है, जबकि ब्रिटिश एयरवेज की लाइन जल्द ही सिखों की भीड़ से भर गई। बेदी ने अपने साथ गए दोस्त से पूछा कि सभी सिख ब्रिटिश एयरवेज से सफर क्यों कर रहे हैं। उसने बताया कि उन्हें हिदायत दी गई है कि वे एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं लें, उससे सफर करने से बचें, और सिख उस फ्लाइट में चढ़े ही नहीं थे। जब ये बात प्रकाश को पता चली तो वे अपनी बीवी बच्चों को वापस लाने के लिए गार्ड से प्रार्थना करने लगे, लेकिन तब तक प्रकाश का परिवार बोर्डिंग पास लेकर एयरपोर्ट के उस इलाके में दाखिल हो चुका था जहां उनसे संपर्क नहीं हो सका। ज्यादातर स्थानीय लोगों को भी पता था कि उन्हें एयर इंडिया में सफर नहीं करना है, बस पुलिस और सरकार को भी नहीं पता था। सरकार को चेताया भी गया, पुलिस को बताया भी गया, लेकिन इसके बावजूद कनेडियन पुलिस ने आखिर क्यों जांच नहीं की, इस पर भी संदेह के दायरे में पूरी की पूरी कनेडियन पुलिस आज तक है। कनिष्क बम धमाके में मारे गए लोगों के सब जो है आयरिश नौसेना के अधिकारी लाए थे। 20 साल केस चला, सभी आरोपी रिहा कर दिए गए। 20 साल बाद भी कनाडा सरकार आज तक पीड़ितों के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाई। हमले के कुछ महीने बाद रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद परमार पहले पाकिस्तान गया और वहां से साल 1992 में भारत पहुंचा। यहाँ एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। कुछ दिन बाद इंद्रजीत को कई हथियारों विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया। टोक्यो में हुए धमाके के सबूत पुलिस के पास थे। धमाके में हुए 2 जापानी लोगों की हत्या के जुर्म में इंद्रजीत को कनाडा में 10 साल की सजा हुई। रिपु दमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। साल 2005 में कनाडा पुलिस की कमजोर जांच के चलते ये दोनों छूट गए। फ्लाइट में बम भरे सूटकेस रखने वाले एम सिंह और एल सिंह कौन थे, ये कभी पता नहीं चला। कनाडा सरकार की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना के बाद साल 2006 में कनाडा ने फिर जांच कमीशन बिठाया। इसने 2010 में माना कि कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई गलतियां की थी, जिसके चलते फ्लाइट में बम ब्लास्ट हुआ था। ये कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा और लंबा चलने वाला केस था। कनाडा ने 25 साल तक मामले की जांच की थी, कुल 46,800 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मामले में जिस एक शख्स को जेल हुई, उसे साल 2017 में रिहा कर दिया गया। कनाडाई पुलिस की अगर बात करें, अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो यह हादसा ही नहीं होना था, और जो हमारे इतने लोग मारे गए वो मरे ही नहीं होते। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद।